वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके वायुमंडल का सेकंड पार्ट है। पहला जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था वो था स्थायी पवनें, परमानेंट विंड्स, एयर प्रेशर बिल्ट एंड परमानेंट विंड्स। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? ये अस्थायी पवनें हैं, लोकल विंड्स, जिनको स्थानीय पवनें कहते हैं। तो स्थानीय पवनें एक तरह से जो है लोकल विंड्स कहलाती हैं। और ये जितनी भी पवनें होती हैं इनको अगर आप देखें तो इनके प्रवाहित होने की दिशा निर्धारित नहीं होती और स्थान निर्धारित नहीं होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये जो है आपके वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि स्थायी पवनों में क्या था, वर्ष भर प्रवाहित होती थी, उच्च दाब की पेटी से निम्न दाब की पेटी की ओर प्रवाहित होती थी और कभी भी दिशा परिवर्तित नहीं होती थी। इनके साथ भी यही है कि जितनी भी पवनें हैं इनकी दिशा निर्धारित नहीं है, दिशा कोई किसी भी दिशा में बह सकती है। इनका जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम में जो है प्रवाहित होती हैं, लेकिन अपने आप खत्म हो जाती हैं। थ्रू आउट द ईयर ये नहीं प्रवाहित होती, इसीलिए ये अस्थायी पवनें हैं। ये जो है आपके परमानेंट विंड्स नहीं है। तो अस्थायी पवनों के रूप में जानी जाती हैं, जिनको हम स्थानीय पवनें कहते हैं, लोकल विंड्स कहते हैं। तो ये लोकल विंड्स हम लोग पूरे वर्ल्ड की पढ़ेंगे। और जो भी आपके एक तरह से ये टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है आपके सारी पवनों के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका की पहले पवनों को पढ़ेंगे, फिर दक्षिण अमेरिका की पवनों को, अफ्रीका है, यूरोप है, इसी तरह से जो है आपके एशिया की पवनें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सब की पवनों के बारे में हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो पवनें हैं ये कौन कौन सी पवनें हैं, एक एक करके देखिए हम लोग स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे पहली पवनें उत्तरी अमेरिका में, जैसे कहा विली बॉब पवन। विली बॉब पवन जो है आपके एक तरह से बहुत ठंडी पवन होती है और ये अलास्का के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अत्यंत ठंडी पवन है और ये जो है आपके उत्तरी अमेरिका के अलास्का के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली पवन, और इसके चलने से बिल्कुल जो है आपके तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है और ज्यादातर रीजन जो है वो आइस कवर्ड हो जाते हैं। तो बहुत ठंडी पवन है, विली बॉब के नाम से जानी जाती है और उत्तरी अमेरिका के जो है आपके एक तरह से अलास्का के क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। फिर दूसरी पवन जो है आपके है चिनूक। चिनूक पवन जो है वो है यहाँ पे यूएसए में यहाँ पे पाए जाते हैं रॉकी पर्वत। तो पर्वतों की ढालों के सहारे, जैसे पर्वती है, पर्वत की अगर एक पवन, जैसे मान लीजिए कि कोई पवन है पर्वतों के सहारे उठी और फिर दूसरी तरफ पर्वतों के सहारे नीचे की ओर जाती है, तो नीचे जाने पे संपीड़न की प्रक्रिया होती है, कंप्रेशन होता है। तो संपीड़न की प्रक्रिया या कंप्रेशन होने की वजह से जो है आपके टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये गर्म पवन हो जाती है। तो रॉकी पर्वतों के सहारे जो है आपके पर्वतीय ढालों के सहारे नीचे उतरने वाली ये पवन है, जो कि आपके इस क्षेत्र में यहाँ पर जानी जाती है। तो निकल उतरने की वजह से चिनूक पवन क्या है आपके ठंडी गर्म हो गई और बहुत गर्म पवन होती है, और गर्म होने की वजह से ये रॉकी पर्वतों पर जितनी हिम जमा होती है ये अपनी गर्मी से इस हिम को पिघला देती है, और हिम को पिघलाने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको हिम भक्षी पवन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको स्नो ईटर भी कहते हैं। तो ये हिम भक्षी पवन या स्नो ईटर भी है। तो हिम भक्षी पवन या स्नो ईटर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अपनी गर्मी से ये पूरे हिम को पिघला देती है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिम भक्षी पवन किसको कहा जाता है, स्नो ईटर किसको कहा जाता है। तो हिम भक्षी पवन जो है आपके, इसको जो है आपके चिनूक पवन को हम लोग कहते हैं। फिर नेक्स्ट पवन है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर पवन जो है वो यूएसए के मैदानी क्षेत्र और कनाडा के मैदानी क्षेत्र में चलने वाली ये ब्लैक रोलर गर्म पवन है। और ये जो गर्म पवन है इसकी गर्मी जो होती है, इसकी गर्मी से, क्योंकि ये सब ठंडे स्थान है, इसकी गर्मी से जो है अनुकूल दशाएं बन जाती हैं गेहूं और मक्का उत्पादन की। तो जो है आपके एक तरह से वीट और मेज प्रोडक्शन की, और इसी वजह से यूएसए और कनाडा दोनों में जो है आपके वीट और मेज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो गेहूं और मक्के के उत्पादन की अनुकूल दशाएं विकसित करती है ये पवन, जिसको ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे मैदानी क्षेत्रों में जो है अपनी गर्मी के कारण जो है आपके
जो है इनके चलने के कारण जो है इतनी गर्मी हो जाती है कि लगभग तापमान 18 डिग्री, 22 डिग्री, 20 डिग्री इस तरह का तापमान होता है, जिसकी वजह से इतनी तापमान जो है आपके अनुकूल होता है गेहूं बोने के लिए या फिर गेहूं उत्पादन के लिए और मक्का उत्पादन के लिए। इसलिए गेहूं और मक्का उत्पादन की अनुकूल दशाएं विकसित करने वाली जो है कौन सी पवन है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके सिविल में। तो ये आपके ब्लैक रोलर पवन के नाम से जानी जाती है। फिर नेक्स्ट है सन-तना पवन। सन-तना पवन भी ठंडी पवन होती है। ये निकला हुआ यूएसए का और जो है आपके मैक्सिको का ये निकला हुआ भाग कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया जो है आपके दोनों राज्यों में है, दोनों देशों में है। यहाँ जो है ये कैलिफोर्निया राज्य जो है ये यूएसए का है और नीचे वाला जो ये कैलिफोर्निया राज्य है ये मैक्सिको का है। तो कैलिफोर्निया के क्षेत्र में जो है आपके चलने वाली ये ठंडी पवन होती है जो कि आपके सन-तना पवन के नाम से जानी जाती है। तो सन-तना पवन जो है ये ठंडी पवन है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होती है। फिर इसके बाद टेम्पोरल पवन अगर हम लोग देखें तो टेम्पोरल पवन जो है एक ऐसी पवन है जो मध्य अमेरिकी देशों में यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो मध्य अमेरिकी देशों में जो है आपके और भी पवनें हैं जो कि छोटी छोटी पवनें हैं जो कि अलग जगह पर प्रवाहित होती हैं, जैसे मागा पवन है जो कि यहीं पर प्रवाहित होती है, ग्वाले पवन है तो जो है आपके प्रवाहित होती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो टेम्पोरल पवन जो होती है ये मध्य अमेरिकी देशों में, मध्य अमेरिकी देश के मतलब यहाँ पर जो मध्य अमेरिकी देश है मैक्सिको के नीचे जितना भाग है, जैसे निकारागुआ, कोस्टारिका जो है आपके एक तरह से होंडुरास, बेलीज, पनामा, तो ये सब जितने भी देश आपके होते हैं ये जो है आपके ये सारे देश जो हैं आपके यहाँ पर जो है टेम्पोरल पवन के नाम से ये चलती है। तो ये उत्तरी अमेरिकी जो है क्षेत्र में चलने वाली ये पवन हो जाती है जो कि इस तरह से यहाँ से जानी जाती है। नेक्स्ट है देखिए आपके दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली पवन। दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली पवन को देखेंगे तो हम लोग जो पवन होती है ये होती है मार्शल पवन। मार्शल पवन जो है ये कोलंबिया देश है, ये कोलंबिया देश में चलने वाली ये पवन होती है, गर्म पवन के नाम से जानी जाती है जो कि आपके मार्शल पवन के नाम से जानी जाती है कोलंबिया देश में। तो दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश में जो है आपके ये प्रवाहित होती है। पंपीरू पवन जो है एक तरह से जो है एक तरह से कहें ये ठंडी पवन है और ये पंपीरू पवन इस अर्जेंटीना और चिली क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ये पवन होती है जो कि यहाँ से प्रवाहित होती है। मेनली अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में प्रवाहित होने वाली पवन होती है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ से प्रवाहित होती है। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली ये ठंडी पवन है जो कि पंपीरू के नाम से जानी जाती है। जबकि जोंडा भी यही की पवन है और जोंडा जो है अर्जेंटीना के मैदानी क्षेत्रों में जो है आपके चलती है, ये गर्म पवन होती है और इसकी गर्मी के कारण जो है आपके यहाँ पे घास के मैदानों का विकास होता है, ये घास के मैदान विकसित होते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है घास के मैदानों का। तो वो घास के मैदान क्या है या किस प्रकार से होते हैं तो उन्हीं को हम लोग अभी जो है आपके आगे पढ़ते हैं। तो घास के मैदानों में जैसे अर्जेंटीना में पम्पास घास के मैदान मिलते हैं, तो पम्पास घास के मैदान आपके यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा जैसे आपके ब्राजील में कैंपॉस घास के मैदान होते हैं, जो कैंपॉस घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं, तो वो कैंपॉस घास के मैदान हो जाते हैं। फिर यहीं पर है माटो ग्रासो घास के मैदान, ग्रान चाको, तो माटो ग्रासो, ग्रान चाको ये सब ब्राजील में है जो कि आपके घास के मैदान हो जाते हैं। फिर यहीं पर वेनेजुला देश में जो है आपके लियानोस घास के मैदान होते हैं, वेनेजुला देश में जो है आपके यहाँ पे पाए जाते हैं लियानोस घास के मैदान। इसी तरह से उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, वहां पे प्रेरीज घास के मैदान कहा जाता है। फिर जो है के अफ्रीका में जो है सवाना घास के मैदान कहते हैं, सवाना घास के मैदान जो आपके अफ्रीका के जो है आप ये कह सकते हैं कि मध्यवर्ती भाग में ये पूरे सवाना घास के मैदान कहलाते हैं। जबकि निचले भागों में जो है घास के मैदान अगर हम लोग देखेंगे अफ्रीका में तो वो वेल्ड घास के मैदान होते हैं, तो वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। और जबकि मध्यवर्ती भाग में जो है आपके पाए जाते हैं जो कि जाने जाते हैं, जो कि घास के मैदान जो मुख्य रूप से आपके पाए जाते हैं तो वो आपके सवाना घास के मैदान होते हैं। फिर पाए जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो वो आपके पुस्ताज घास के मैदान होते हैं जो कि हंगरी देश में मुख्यतः जो है पाए जाते हैं। तो हंगरी देश में मुख्यतः जो है आपके ये पाए जाते हैं, हंगरी के क्षेत्र में यहाँ पे पुस्ताज घास के मैदान होते हैं जो कि यहाँ पाए जाते हैं। फिर इसी तरह से एशिया अगर हम चलेंगे तो एशिया
देशों में जो है आपके पाए जाते हैं स्टेपी घास के मैदान। तो ये स्टेपी घास के मैदान जो है ये एशियाई घास के मैदान हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर जाने जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग देखेंगे तो डाउन्स घास के मैदान होते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान होते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। और कैंटरबरी घास के मैदान जो है आपके एक तरह से डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे घास के मैदानों को अगर हम लोग स्टडी करें तो घास के मैदान सभी जगह पर हम लोगों को मिलते हैं। और इसमें जो है मुख्य रूप से अर्जेंटीना में जो है आपके जो घास के मैदान होते हैं वो पंपास जो है एक तरह से पंपास घास के मैदान होते हैं, और ये जोंडा पवन के कारण जो है आपके जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो घास के मैदानों में देखिए जैसे जो हम लोग पढ़ चुके, पंपास है अर्जेंटीना में, कैंपॉस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ये ब्राजील में है। फिर ग्रान चाको, ये भी ब्राजील में। माटो ग्रासो, ये भी ब्राजील में। फिर अमेजन नदी क्षेत्र में सिल्वास नाम की वनस्पतियां होती हैं। सिल्वास वनस्पतियां भी अमेजन नदी क्षेत्र में, क्योंकि अमेजन नदी यही ब्राजील के क्षेत्र से होकर के जाती है, तो सिल्वास नाम की वनस्पतियां, तो ये सब ब्राजील में है। तो कैंपॉस, ग्रान चाको, माटो ग्रासो, सिल्वास। फिर लियानोस घास के मैदान, लियानोस हमने आपको बताया, लियानोस घास के मैदान वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं, तो ये वेनेजुएला देश में है। फिर इसी तरह से प्रेरीज घास के मैदान, प्रेरीज जो है घास के मैदान होते हैं, यूएसए के घास के मैदान होते हैं ये यूएसए। फिर जो है आपके एक तरह से सवाना घास के मैदान, ये सवाना घास के मैदान मध्य अफ्रीकी देशों में पाए जाते हैं। फिर वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो वेल्ड घास अगर कहा जाता है। फिर वेल्ड घास के बाद जो है आपके पुस्तास घास, जैसे हमने आपको कहा, तो पुस्तास घास जो है वो आपकी है यूरोप के घास के मैदानों को पुस्तास घास, खासतौर से हंगरी देश में। फिर स्टेपी घास के मैदान होते हैं, तो स्टेपी घास के मैदान जो है आपके पाए जाते हैं, जो कि एशिया के घास के मैदान होते हैं। फिर इसी तरह से डाउन्स घास के मैदान होते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और कैंटरबरी घास के मैदान है, कैंटरबरी घास के मैदान है, ये आपके न्यूजीलैंड देश में पाए जाते हैं। ये सारे इस तरह से घास के मैदान हैं जो कि इस तरह से स्थित होते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें से सिमिलर कौन कौन से हैं, आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे, तो सिमिलर घास के मैदान कौन से हैं। सिमिलर के मतलब उष्णकटिबंधीय एक घास के मैदान होते हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय। जो गर्म जगह पर होते हैं वो सब उष्णकटिबंधीय होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अगर आप देखेंगे तो अगर हम रेड कलर से शो करें तो एक हो गया कैंपॉस जो कि पाया जाता है, तो ये आपके ब्राजील में ही कैंपॉस होता है पूरे में। फिर ग्रान चाको भी उष्णकटिबंधीय, माटो ग्रासो भी है, सिल्वास भी है, ये सब जो है आपके उष्णकटिबंधीय है। फिर लियानोस घास के मैदान जो है ये भी जो है आपके उष्णकटिबंधीय है, जो कि वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। प्रेरीज शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना जो है आपके ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, वजह ये है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के नजदीक, तो गर्म स्थान पर पाए जाते हैं। जबकि वेल्ड घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो कि ठंडे होते हैं आपके, तो इसलिए वेल्ड घास के मैदान हो जाते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, पुस्तास भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, स्टेपी भी जो है आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, बाकी ये सब। तो एग्जाम में क्या आया था, जैसे कैंपॉस, लियानोस और लगभग सवाना, बाकी तो ये तो आपके पठार हैं, ग्रान चाको भी, माटो ग्रासो भी, ये ब्राजील के पठार हैं जहां पर पाई जाने वाली घासों को भी उसी पठार के नाम से जाना जाता है। तो घास के मैदानों में अगर हम कहें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैंपॉस, लियानोस और सवाना है। ये समतुल्य घास के मैदान है, एक जैसे उसी तरह के घास के मैदान, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो ये है। बाकी बचे जितने घास के मैदान है ये क्या है, ठंडे प्रदेशों में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता, कम तापमान होता है, कम टेम्परेचर में होते हैं, इसलिए जो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग देखें
तो ये घास के मैदानों का विकास होता है, जिसमें से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैंपस, लियानोस और सवाना है जो कि आपके पाए जाते हैं। और बाकी जो आपके घास के मैदान अगर हम लोग देखें तो वो आपके होते हैं इसमें। तो घास के मैदानों को अगर हम इकट्ठा देखें वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे अगर हम इकट्ठा देखें तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये है प्रेरीज, यहां पे। फिर इसी तरह से यहां वेनेजुला में है लियानोस, ब्राजील में ये है कैंपस, सेल्वास वनस्पतियां भी यहीं पर होती हैं, सेल्वास। फिर माटो ग्रासो भी यहीं होते हैं, ग्रान चाको भी यहीं पर होते हैं, ये है। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है ये है पंपास। फिर यहां पर अफ्रीका में है सवाना, ये सवाना घास के मैदान हो गए। फिर अफ्रीका में ही ये है वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड घास के मैदान हो जाते हैं। फिर यूरोप में हो जाते हैं पुस्तास, एशिया में हो जाते हैं स्टेपी, ये स्टेपी घास के मैदान हो जाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में हो जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। अब फिर यहां पे न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ये सारे घास के मैदान हो गए जो कि आपने वर्ल्ड लेवल पे देखा। तो अब इसमें से अगर हम लोग कहें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो आप देखिए यहां से देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मतलब जो विषुवत रेखा है इक्वेटर, वो ये जा रही है। तो विषुवत रेखा के पास कौन कौन से हैं जो आपके बहुत अधिक तापमान में रहते हैं, तो उसमें क्या हो गया, लियानोस घास के मैदान, कैंपस घास के मैदान और सवाना घास के मैदान। ये क्या हो गए, ये आपके सिमिलर हो गए। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। बाकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अगर हम कहें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आप देख सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसे प्रेरीज हो जाएगा, ये प्रेरीज हो गया है ना। प्रेरीज के बाद जैसे पंपास हो गया, ये सब सिमिलर है। पुस्तास हो गया यूरोप के, स्टेपी हो गया एशिया के, वेल्ड हो गया दक्षिण अफ्रीका के, डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया के, कैंटरबरी हो गया जो है आपके न्यूजीलैंड के। ये क्या है, ये ठंडे प्रदेशों में है, विषुवत रेखा से दूर। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लियोनोस, कैंपस और सवाना, ये समतुल्य घास है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसको ये घासें क्या है, वृक्षों के साथ साथ होती है, वृक्ष बहुत सघन होते हैं, उसी के पास पास घास के मैदान, बहुत ऊंचे ऊंचे घासें होती हैं, सघन घासें होती हैं, जंगल होता है पूरा एक तरह से, और बहुत ज्यादा तापमान और अधिक वर्षा में होता है ये। लेकिन ये जो आपके ठंडे प्रदेशों में है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता घास के मैदान, विरल घास के मैदान है ये, दूर दूर वृक्ष होते हैं। तो ये घास के मैदान ठंडे प्रदेशों में, चाहे वो प्रेरीज हो, पंपास हो, पुस्तास हो, स्टेपी है, वेल्ड है, डाउन्स है, कैंटरबरी, ये सब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाते हैं। तो ये जो है घास के मैदान बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको डीपली जो है आपके इंडिकेट कर दिया। आइए अब और आगे देखते हैं। अफ्रीका में, अफ्रीका में देखिए है हरमटन पवन। हरमटन पवन है, हरमटन पवन क्या करती है, हरमटन पवन जो होती है ये यहाँ पे है गिनी देश, ये देखिए गिनी देश में आपके ये प्रवाहित होती है। अब गिनी देश में एक तो ये विषुवत रेखा के नजदीक है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है गिनी देश का, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और तटीय क्षेत्र होने की वजह से समुद्र का जो हवाएं जाती हैं वो आर्द्रता युक्त होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो आर्द्रता भी बहुत ज्यादा होती है, उमस बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। और जहां उमस होती है, ह्यूमिडिटी होती है, और जो है आपके तापमान भी होता है, तो वो क्या होता है, वही जो है सबसे ज्यादा बुरा मौसम होता है, और उसी में बीमारियां पनपती हैं। विश्व में हर वो जगह जहां पे तापमान ज्यादा और उमस ज्यादा है, तो वो जो है आपके एक तरह से बीमारी का घर होता है। उसी तरह गिनी में भी है। तो गिनी में चलने वाली हवाएं जो है आपके एक तरह से जो आती है पवन समुद्र से,
तो सामने अटलांटिक महासागर के क्षेत्र से जब आती है पवन गिनी देश में, तो वो आर्द्रता बढ़ा देती है। अब आर्द्रता यहाँ पे बढ़ा दिया उसने, और टेम्परेचर इसका हाई है इक्वेटर की वजह से, यहाँ पे बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, अत्यधिक बीमारियां हो जाती हैं। और ये बीमारियां जो है आपके एक तरह से हमेशा पूरे साल भर रहती हैं। इसी टाइम ये है पूरा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थली, तो सहारा मरुस्थली क्षेत्र से एक पवन आती है यहां पे, और ये जब सहारा मरुस्थली क्षेत्र, मरुस्थल क्या होता है, एकदम ड्राई होता है, शुष्क होता है, तो जो शुष्क पवनें आती हैं वो यहां की आर्द्रता को अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं। तो जो आर्द्रता समुद्र से आई थी उसको इन पवनों ने आकर के ग्रहण कर लिया। तो यहां से चलने वाली ये पवन, अब ये कंडीशन इस पूरे तट पर हर जगह पर यहां पे बीमारियां फैली होती हैं, लेकिन विशेषकर गिनी देश में क्योंकि इधर से पवनें आ रही हैं, अर्थात सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र से, तो ये गर्म शुष्क पवनें होती हैं। गर्म शुष्क पवन होने का मतलब, गर्म होने का मतलब जब आयतन ज्यादा होगा और उसके अंदर ह्यूमिडिटी रखने की क्षमता ज्यादा होगी, तो गर्म शुष्क पवनें आती हैं और यहां से जो है आपके एक तरह से सारे जो है आपकी आर्द्रता को खींच लेती हैं। जैसे ही गर्म शुष्क पवनें चलती हैं, यहां की आर्द्रता जैसे ही कम हुई, अपने आप बीमारियां गायब हो जाती हैं। तो इस पवन के चलने से यहां की बीमारियां गायब हो जाती हैं। इस पवन को कहा जाता है हर्मटन पवन। तो हर्मटन क्यों कहा जाता है? गिनी देश की स्थानीय भाषा में हर्मटन शब्द का अभिप्राय है डॉक्टर। तो जिस तरह से डॉक्टर बीमारियों को दूर भगाता है, वैसे ही ये पवनें जो हर्मटन पवनें हैं, ये यहाँ आती हैं और यहाँ की बीमारियां अपने आप गायब हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। इसीलिए हर्मटन पवन को क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवन, डॉक्टर विंड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किन पवनों को डॉक्टर पवन कहते हैं। तो देखिए, ये पूरे तटीय क्षेत्र जो विषुवतरेखीय क्षेत्र में है, ये सब गर्म रहते हैं खास तौर से, और सब जगह पर जो है आपकी आर्द्रता भी होती है, इसलिए सब बीमारी वाले क्षेत्र हैं। लेकिन सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र से गिनी देश की ओर एक पवन आती है, और ये गिनी देश की ओर आने वाली ये पवन यहाँ की बीमारियों को खत्म कर देती है। और जो यहाँ की आने वाली जो पवन है, ये पवन क्योंकि बीमारियों को खत्म कर देती है, इसलिए इसको हर्मटन कहा जाता है। और हर्मटन क्या है? गिनी देश की स्थानीय भाषा में हर्मटन शब्द का अभिप्राय होता है डॉक्टर। तो ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब कि ये पवनें आते ही बीमारियों को दूर अपने आप भगा देंगे। जैसे डॉक्टर जो है आपके मेडिसिन दे करके बीमारियों को दूर कर देता है, वैसे ही ये पवनें चल करके बीमारी को दूर कर देती है। इसलिए इन पवनों को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हर्मटन पवन का दूसरा नाम है जो है आपके डॉक्टर पवन। फिर देखिए यहां पे है सिरोकू, सिरोकू पवन है। सिरोकू पवन क्या है? ये पूरा अफ्रीका, अगर महाद्वीप को अगर हम लोग देखें तो अफ्रीका महाद्वीप जो है एक तरह से ऐसा महाद्वीप है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके एक तरह से ये कहा जाए कि बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, बहुत भूखमरी है, और जो है आपके कम मात्रा में जो है आपके रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफ्रीका के अधिकांश देश जो आपके यहाँ पर हैं, उनमें सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा प्रभाव है। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पूरे अफ्रीका में लाल रंग की मृदा पाई जाती है, लाल रंग की मृदा स्थित होती है। तो लाल रंग की मृदा स्थित होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, तो हम लोग ने यहां पे पढ़ा था, ये है लाल सागर, ये है रेड सी। अब आप देखिए पढ़ने जा रहे हैं, लाल सागर को लाल सागर क्यों कहा जाता है? तो आपने जो है पीला सागर को पीला सागर क्यों कहा गया था वो पढ़ लिया है ना। आपने काला सागर को काला सागर क्यों कहा जाए? भूमध्य सागरीय वन होते हैं जो गहरे एकदम अंधेरा कर देते हैं, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्र एकदम काला दिखाई पड़ता है पानी, इसीलिए जो है आपकी एक तरह से ब्लैक सी कहा जाता है उसको। लाल सागर को लाल क्यों कहा जाता है? आपने जल में नहीं पढ़ा था, अब यहाँ पे कारण आपको क्लियर होगा। पूरे अफ्रीका में जो हिम है, सॉरी जो आपकी मृदा है, सॉइल है, वो लाल रंग की है। और लाल रंग की जो सॉइल होती है वो क्या है? वो तटीय क्षेत्र में लाल शैवालों को विकसित करती है। जो शैवाल है वो रेड कलर के, रेड एल्गी, काई, काई जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है, रेड कलर की होती है। तो ज्यादातर आपने ग्रीन कलर की ही देखी होगी नॉर्मली,
लेकिन लाल मृदा के कारण ये पूरी एल्गी लाल रंग की होती है इसके तटीय क्षेत्र में, और लाल शैवाल पाए जाते हैं। और जब लाल शैवाल पाए जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश जब इन लाल शैवालों से होता हुआ जल के अंदर पेनिट्रेट करता है तो पूरे जल का रंग लाल हो जाता है। तो दूर से देखने पर पूरे लाल रंग का पानी दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी नहीं बल्कि खून है। तो ये जो है आपके एक तरह से लाल रंग का जो पानी दिखाई पड़ रहा है वो लाल मृदा के कारण होता है, लाल शैवाल के कारण होता है, रेड एल्गी के कारण। तो इसलिए जो है आपके इसको लाल सागर कहा गया, रेड सी के नाम से जाना गया। तो यहां पर जो है आपके इस सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र से एक धूल भरी आंधी ऊपर जाती है, धूल भरी आंधी ऊपर की तरफ जाती है। और धूल भरी जब आंधी जाती है, जैसे हम लोगों के यहाँ आंधी जाती है, हम लोगों के यहाँ मिट्टी अगर पीली मिट्टी है तो आप देखते हैं जितनी भी धूल आती है वो क्या होती है, उसमें पीला कण होते हैं। यहां पर क्या होती है, जो धूल भरी आंधी होती है भूमध्य सागर की ओर जाती है, ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, अब भूमध्य सागर की ओर जाती है आंधी, और ये आंधी जब जल के ऊपर से जाएगी तो जल पे वाष्पीकरण हो रहा है, जल पे 24 घंटे वाष्पीकरण होता है। तो इसलिए वायु जो गुजरती है जल के ऊपर से वो आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है। तो ये सिरोकू पवने, ये सिरोकू के नाम से जानी जाती है पवन, सिरोकू पवने गर्म है, धूल भरी आंधी है, और ये आंधी जब जा रही है भूमध्य सागर में पहुंचते ही आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। और आर्द्रता ग्रहण करते ही क्या होता है कि जैसे ही आप आगे पहुंचती हैं तो ये आ जाता है आपके ये क्षेत्र, तो नीचे से आ रही हैं, ये आता है इटली, यहां पे ऊपर की तरफ पवने आ जाती हैं। और जब ये पवने ऊपर की तरफ आती है तो यहां इटली में एपिनाइन पर्वत है, इटली में एपिनाइन पर्वत है। एपिनाइन पर्वतों के सहारे जैसे ही ऊपर की ओर उठती हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र में पवन ऊपर की तरफ उठती है तो इसका कम होता चला जाता है, सघन होती जाती है, जिसकी वजह से आर्द्रता बढ़ती जाती है। और जब किसी भी वायु में 100% आर्द्रता हो जाती है, 100% आर्द्रता, 100% ह्यूमिडिटी, तो उसी से क्या होती है, वर्षा होती है। तो होती क्या है कि जिधर से पवन ऊपर की तरफ चढ़ रही है और चढ़ते ही 100% आर्द्रता हो गई, इधर बारिश करने लगती है। तो यहां पर भी वही होता है, नीचे से जो सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र से आ रही है धूल भरी आंधी लाल कणों को लेकर के, भूमध्य सागर बीच में आया, भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लिया, क्योंकि जो है वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो आर्द्रता ले लिया। आर्द्रता लेकर के जैसे ही आगे बढ़ेगी एपिनाइन पर्वत इटली में मिलेंगे, एपिनाइन पर्वतों के सहारे जैसे ही उठती है यहाँ पे बारिश होने लगती है। और जो बारिश होती है तो ये क्या होती है, यहाँ पे लाल रंग की बारिश होती है। तो लाल रंग की बारिश होती है तो बारिश का रंग ऐसा गिरता है जैसे लगता है खून गिर रहा है। तो यहाँ पे इटली में जो बारिश होती है वो लाल रंग की बारिश होती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे रेड रेन कहा जाता है, लाल वर्षा कहा जाता है, या इसी को ब्लड रेन कहा जाता है, खूनी वर्षा कहा जाता है, रुधिर वर्षा कहा जाता है। तो ये खूनी वर्षा, रुधिर वर्षा, ब्लड रेन, लाल वर्षा, रेड रेन, इन सब नामों से जाना जाता है। तो लाल रंग की बारिश होती है यहाँ पे इटली में, तो इटली में लाल रंग की बारिश हो रही है, तो ये जो है आपके एक तरह से लाल वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए अगर देखें तो ये सिरोकू पवन के वजह से, सिरोकू पवन आगे की तरफ गई, लाल मृदा के कण है, आर्द्रता लिया भूमध्य सागर से, तो आर्द्रता जो आपके नमी लिया है, आर्द्रता जल के कण, उसमें जो है आपके लाल कण जो मृदा के हैं अपने रंग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गिरने वाली बारिश एपिनाइन पर्वतों पर जो इटली में गिरती है वो लाल रंग की होती है। इसलिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, किस देश में लाल रंग की बारिश होती है। तो लाल रंग की बारिश अगर कहा जाएगा तो ये किस देश में होती है, ये आपके इटली में जो है आपके होती है। तो इटली में, पूरे इटली देश में अगर कहा जाए तो रेड रेन आपके, या फिर जो है लाल वर्षा, या फिर इसी को ब्लड रेन, खूनी वर्षा, रुधिर वर्षा, इन सब नामों से जाना जाता है। ये सारी वर्षा अगर पूछे जाए तो ये होती है। इसी तरह की एक बड़ी ही विचित्र वर्षा आपको बताएं कि भारत में हुई, भारत के क्षेत्र में यहां पे वर्षा हुई। पश्चिम बंगाल में जो मानसून आता है, मानसून जब आया तो यहां पे इसने वर्षा किया। ये सन 2002 में पहली बार हुई। तो 24 तथा 25 जून, 2 दिन लगातार, 24 तथा 25 जून सन 2002 को 2 दिन लगातार यहां पे बारिश हुई। तो यहां पर जो है संग्रामपुर नामक स्थान पश्चिम बंगाल में है, और बारासात नामक स्थान,
तो संग्रामपुर नामक स्थान और बारासात नामक स्थान पर जो है आपके एक तरह से बारिश हुई। और ये जब बारिश हुई यहाँ पे तो देखा गया उसका रंग जो है हरा तथा पीला पाया गया। एक दिन हरी हुई, एक दिन पीली हुई। और 2002 के बाद से 2004 में हुई, फिर 6 में हुई, फिर 7, 8, 9, फिर लगातार होने लगी। जब हमेशा बारिश होने लगी इस तरह से वेस्ट बंगाल में, हरे रंग की बारिश, यहाँ के लोग परेशान हो गए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि हाँ जो है आपके एक तरह से डूम्सडे करीब है, कयामत का दिन करीब है, जो है एक तरह से कयामत आने वाली है, अर्थात जो है पूरा प्रलय आ जाएगा, पूरी पृथ्वी जो है खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो है आपके 2005, 6, 7 में हुई। उसके बाद लगातार जो है बारिश हरे रंग की होने लगी। आज भी हरी बारिश होती है। तो वैज्ञानिकों ने ये पहले देखा कि हाँ हरी बारिश क्यों हो रही है, तो पता ये लगाया कि यहाँ पर जो बांग्लादेश और जो है आपके पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर खेती होती है धान की। जो धान की खेती होती है तो यहाँ पे जो है धान के साथ एक जंगली पौधा पार्थीनियम नामक पौधा लग जाता है। और पार्थीनियम नामक पौधे के जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, उसके परागकण पोलन ग्रेन्स, उसके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पीले और हरे पाए जाते हैं, पीले रंग के और हरे रंग के। तो जब मॉनसून अंदर एंटर करता है तो तूफानी तरीके से एंटर करता है, और जब तूफानी तरीके से एंटर करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है आपके एक तरह से यही पोलन ग्रेन्स को, पार्थीनियम नामक पौधे के पोलन ग्रेन्स को ये उड़ा ले जाता है हवा में। और क्योंकि मॉनसून आने वाला सब बादलों के साथ जाता है, तो जब हवा में उड़ा ले जाता है इन पोलन ग्रेन्स को और बारिश होती है बादलों से जब बारिश होती है तो बारिश के कण में वही पराग कण अपना रंग छोड़ देते हैं। और जब रंग छोड़ देते हैं तो वो पीला तथा हरा रंग होता है। इसलिए हरे रंग की बारिश होती है आपके पश्चिम बंगाल में। तो खास तौर से जहां पहली बार हुई तो संग्रामपुर नामक स्थान था और बारासात नामक स्थान, जहां पर आपके 24 तथा 25 जून 2002 में पहली बार हुई थी बारिश। तो अब लगातार लगभग होती है। तो पूछा जाता है कि हरी बारिश, हरित वर्षा, ग्रीन रेन कहां होती है? तो अगर ग्रीन रेन कहा जाएगा तो आप यहाँ पे इंडिया के रेस्पेक्ट में पश्चिम बंगाल को टिक करेंगे। अब भारत के रेस्पेक्ट में अगर ये ग्रीन रेन आपके यहां हो गई, अब भारत के रेस्पेक्ट में अगर कहा जाए लाल वर्षा कहां होती है, तो यहां पर जो है अभी आप पढ़ेंगे जो आपका केरल है, केरल में लेटराइट मृदा पाई जाती है। और लेटराइट मृदा जो है ये भी लाल रंग की होती है। जो मानसून इधर से आता है तो ये आपके पश्चिम घाट से, वेस्टर्न घाट से टकराता है और टकरा करके यहाँ बारिश करता है, तो यहाँ पर भी लाल वर्षा होती है। तो भारत के रेस्पेक्ट में, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में कहां पे हो रही है? इटली में लाल वर्षा, रुधिर वर्षा, पुनी वर्षा, ब्लड रेन। और भारत के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो केरला में कभी कदार होती है। हरी वर्षा पूछा जाए तो यहाँ पर जो है आपके एक तरह से ये पश्चिम बंगाल में होती है। और क्योंकि सितंबर अक्टूबर जो है आपके एक तरह से जो मंथ होता है अप्रैल के बाद से, तो अप्रैल के बाद से जो है आपके तूफान उठने शुरू हो जाते हैं भूमध्य सागर के क्षेत्रों में। मई में, अप्रैल में बहुत तूफान होते हैं। तो मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये ऐसे समय है अगस्त तक, बिल्कुल अगस्त तक ऐसा समय है जब मानसून जो है आपके एक तरह से अगस्त, जुलाई, अगस्त में मानसून तो आपके एंटर कर ही जाता है, आ ही चुका होता है। और उसी समय चक्रवात उठते हैं, साइक्लोन्स। और ये साइक्लोन्स क्या करते हैं, जो इसी समय जो है ये जो है आपके जुलाई अगस्त माह जो होता है ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। तो मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसीलिए मछलियां खाने को अवॉइड कहा जाता है। कहा यह जाता है कि मछलियां जो है आपको नहीं खाना चाहिए, और उसके लिए एक बहुत अच्छा कोड है। तो जिस मंथ में आर ना आए, आर, तो उसमें मछली नहीं खाई जाती। तो कब से मछली मना हो जाती है? मई से। जनवरी में आर है, फरवरी में आर है, मार्च में आर है। तो मई से पूरी मछली मना हो जाती है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीना मछली नहीं खाई जाती। क्यों? यही प्रजनन का समय है, इसलिए। और याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, जिस महीने में आर नहीं है उस महीने में मछली नहीं खाई जाएगी, और फिर आपके पास सितंबर से आप फिर से खाने लगते हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीना जो है प्रजनन का समय होता है। मछलियां अंडे देती हैं
और यही मछली के अंडे जो होते हैं ये एक तरह से जो है आपके तटों पर पड़े होते हैं, और जब चक्रवात आते हैं तो चक्रवाती बवंडर पवन होती है, वो सारे अंडों को लेकर के ऊपर चली जाती है। तो अंडे सब जो है, क्योंकि चक्रवात है, बड़े से बड़ी चीज चली जाती है, अंडे तो बहुत छोटी चीज है, तो ये सब जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जब ऊपर चले जाते हैं तो वही बादलों में हैचिंग होती है, और हैचिंग होती है और यहाँ पे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे बारिश के साथ मछलियां गिरती हैं। तो मछलियां जो गिरती हैं ये आपके यहां पर भी ऐसा होता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में भी अगर आप देखें तो यूएसए में भी आपके एक तरह से ये पूरे तट पर, मैक्सिको की खाड़ी पे, ये पूरे तट पर जो है आपके एक तरह से यहाँ पे भी चक्रवात आता है। तो चक्रवात जो है आपके रास्ता यही है, तो इस रास्ते जब चक्रवात आता है तो यहां पर भी वही चीज कंडीशन होती है यूएसए में भी। और भारत के तटीय क्षेत्र उड़ीसा के क्षेत्र में भी जो है जो बारिश होती है उसमें मछलियां गिरती हैं, तो इसलिए उसको मत्स्य वर्षा कहा जाता है, फिश रेन। तो अगर ये कहा जाए कि फिश रेन कहां होती है, तो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में यूएसए में, मैक्सिको की खाड़ी में, और भारत के रेस्पेक्ट में उड़ीसा के क्षेत्र में होती है। वहीं पे उसी समय क्या होता है, जब बरसात का समय होता है तो आप देखते हैं मेंढक बच्चे देता है, छोटे छोटे टैडपोल्स होते हैं, गड्ढों में पड़े रहते हैं, छोटे छोटे जो है दुम वाले जो है आपके टैडपोल्स होते हैं, टैडपोल्स फिर बड़े होते हैं, फिर जो है आपके टोड में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद जो है बड़े फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं मेंढक में। तो जो टैडपोल्स होते हैं या मेंढक जो के भी अंडे होते हैं, ये भी ऊपर चले जाते हैं और हैचिंग होती है, ऊपर से जो है आपके टैडपोल्स गिरते हैं। इसलिए इस बारिश को मत्स्य वर्षा भी कहते हैं, फिश रेन। इस बारिश को टैडपोल रेन भी कहा जाता है, टैडपोल वर्षा भी कहा जाता है। इसे जो है आपके एक तरह से मेंढक वर्षा, फ्रॉग वर्षा भी कहा जाता है, तो क्योंकि टैडपोल्स गिरते हैं। तो ये जो अगर कहा जाए तो ये किसको कहते हैं, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में भारत में जो है आपके टैडपोल रेन होती है। तो ये आपके एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से लाल वर्षा आपके सिरोकू पवन की वजह से हो रही थी जो है इटली में, उसी तरह से आपके भारत के रेस्पेक्ट में भी आपने पढ़ लिया कि लाल वर्षा, हरी वर्षा कहां पर होती है। तो ये जो है सिरोकू पवन जो है आपके गर्म शुष्क पवन है, जो सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र से ऊपर की तरफ जाती है। अब देखिए यहाँ पे चिली पवन, चिली पवन जो है आपके एक तरह से ऐसी पवन होती है जो टूनीशिया देश में चलती है। ये है टूनीशिया देश, छोटा सा देश, ये टूनीशिया देश में चलने वाली चिली पवन है। तो चिली पवन जो है टूनीशिया देश में चलती है। इसी तरह की पवन होती है गिबली, ये लीबिया देश है, लीबिया देश में चलती है गिबली। तो गिबली पवन जो होती है, ये सब गर्म पवनें हैं जो कि गिबली के नाम से जानी जाती हैं। फिर खमसिन पवन, खमसिन पवन भी यहीं पर चलती है मिस्र में, ये भी इजिप्ट है मिस्र, तो मिस्र में चलती है खमसिन पवन। तो यही सारी पवनें एक साथ है। हबूब पवन ये ठंडी होती है, ये सूडान के क्षेत्र में चलती है। तो सूडान में चलने वाली ये ठंडी पवन होती है, हबूब पवन के नाम से जानी जाती है। बाकी ये क्या है, ये सब गर्म पवन है। तो टूनीशिया देश में चिली चलती है, लीबिया में जो है आपके एक तरह से जो है गिबली चलती है, और मिस्र में जो चलती है ये खमसिन चलती है। खमसिन को मस्त मौला पवन भी कहा जाता है, मिस्र में चलती है ये। इसको मस्त मौला क्यों कहते हैं, ये पवन बहुत कम समय में प्रवाहित होने की दिशा में बदलाव कर लेती है। उत्तर दिशा में बह रही है, 5-10 मिनट के बाद जो है आपके पूर्वी दिशा में बहने लगेगी, फिर आधे घंटे बाद जो है वो दक्षिण दिशा में बहने लगेगी। तो अपने आप दिशा बदलती रहती है। तो जिस तरह से मस्त मौला पवन, जिस तरह से आदमियों को कहता है ना कि फलाना मस्त मौला है, मस्त मौला मतलब कि किसी फिक्र नहीं है, बिना फिक्र के चल रहा है, किसी भी तरफ चला जाता है, उसी तरह से ये पवन को भी कहा जाता है, ये मस्त मौला पवन है। तो अगर ये कहा जाए कि मस्त मौला पवन किसको कहा जाता है, तो खमसिन पवन को कहा जाता है, जो कि इजिप्ट के क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होती है। और इसी तरह की पवन है जो कि अगर हम आए तो एशिया में भी चलती है। तो एशिया के क्षेत्र में जैसे यहाँ पे आपके चल रही है टूनीशिया देश में चिली जो है, लीबिया में गिबली, खमसिन जो होती है आपके एक तरह से यहाँ चलती है। और इसी से इधर जब आते हैं इराक ईरान सीमा पे, ये कुर्दिस्तान नामक स्थान है, तो यहाँ पर चलती है सिमूम पवन। ये सिमूम पवन आगे देखिए, ये आपके दिखेगी यहाँ पे, ये है देखिए सिमूम पवन। सिमूम पवन जो है कि आपके ये इस क्षेत्र में, मिस्र ये दिख रहा है आपको, मिस्र के आगे चलेंगे तो ये इराक ईरान सीमा पर कुर्दिस्तान क्षेत्र है, कुर्दिस्तान के क्षेत्र में जो है आपके प्रवाहित होती है। और शामल नामक पवन जो होती है
वो इराक के क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। तो जो गर्म शुष्क पवनें हैं वो सिर्फ सब एक जैसी पवनें हैं, सिर्फ अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानी जा रही है। जैसे टूनीशिया में क्या कहा गया, चिली कहा गया, फिर जो है गिबली कहा गया, कहा जो है आपके लीबिया देश में, फिर खमसिन कहां कहा गया, मिस्र में, फिर सिमूम कहां कहा गया, इराक ईरान सीमा पर कुर्दिस्तान नामक क्षेत्र में, फिर शामल कहां कहा गया, इराक में कहा गया। और उसी तरह की ठंडी पवन एक होती है, गर्म नहीं, बाकी ये सब तो गर्म थी, ठंडी पवन होती है जो सूडान में चलती है, उसको हबूब पवन के नाम से जाना जाता है। हबूब पवन ठंडी पवन है जो कि सूडान के क्षेत्र में चलने वाली पवन होती है। फिर इसी तरह से जुआन है पवन, जो कि आपके क्षेत्र में चलती, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जुआन पवन जो कि पाई जाती है, तो इसलिए अफ्रीका में चलने वाली जो है पवन होती है, दक्षिण अफ्रीका में। मागा पवन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडागास्कर द्वीप पर चलती है, मेडागास्कर द्वीप पर चलने वाली मागा पवन होती है जो कि पाई जाती है। और दक्षिण बर्ग, साउथ बर्ग जो पवन होती है वो कहां चलती है, दक्षिण अफ्रीका में। तो बर्ग नाम की दो पवन है, अभी आप देखेंगे बर्ग पवन जो है यूरोप में चलती है, आप देखेंगे यहां पे यूरोपियन कंट्रीज में, ये यूरोपियन कंट्रीज में आप देखेंगे जो बर्ग पवन है ये क्या है, यहां पे अगर आप देखें तो जर्मनी है ये, है ना, ये है लग्जमबर्ग, छोटा सा देश, ये बीच में, ये छोटा सा देश फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो लग्जमबर्ग और जर्मनी के क्षेत्र में चलने वाली बर्ग पवन होती है। और दक्षिण बर्ग अगर कहा जाएगा, साउथ बर्ग, तो वो दक्षिण अफ्रीका में चलती है। तो बर्ग पवन जो है जर्मनी और लग्जमबर्ग ये दोनों देश में है, और जबकि जो है आपके दक्षिण बर्ग पवन, साउथ बर्ग अगर कहेंगे तो वो आपके अफ्रीका देश में प्रवाहित होती है। तो ये जो है आपके पवन होती हैं जो कि जो है अफ्रीका में प्रवाहित होती है। अब आते हैं पवनें देखते हैं जो कि पाई जाती हैं यहां यूरोप में। यूरोप की पवनें जैसे लिवीज पवन जो है पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पर चलने वाली ये पवन होती है जो कि लिवीज पवन के नाम से जानी जाती है। ठंडी पवनें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लिच्छवी पवन जो है ये स्पेन के क्षेत्र में चलने वाली पवन होती है जो कि स्पेन के क्षेत्र में चलती है। लिवेंटर भी स्पेन के ही क्षेत्र में चलती है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। मिस्ट्रल पवन स्पेन से फ्रांस की तरफ बढ़ने वाली पवन होती है, स्पेन फ्रांस सीमा पर मिस्ट्रल पवन होती है, ठंडी पवन के नाम से जानी जाती है। और 22 पवन फ्रांस के मैदानी क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवन है। ये सारी पवनें क्या है, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस की। तो यहां पे अगर देखें तो लिवीज है पुर्तगाल और स्पेन सीमा पर, लिच्छवी और लिवेंटर दोनों स्पेन में चलने वाली पवन है। फिर मिस्ट्रल पवन जो है आपके ये है जो स्पेन और फ्रांस की सीमा है यहां पर चलती है, और 22 पवन जो होती है ये फ्रांस के क्षेत्र में चलने वाली पवन है। उसी तरह फयान पवन होती है, ये स्विट्जरलैंड है, ये स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड में होता है एल्स पर्वत, ये एल्स पर्वत है। तो ये पवन जब एल्स पर्वतों के सहारे नीचे उतरती है तो संपीड़न की प्रक्रिया होती, कंप्रेशन होता है, और संपीड़न की प्रक्रिया होने की वजह से यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ते ही यहां की बर्फ पिघलने लगती है। जैसे आपने पढ़ा था यूएसए में चिनूक पवन, तो चिनूक पवन के बारे में आपने स्टडी किया था कि चिनूक पवन एक ऐसी पवन थी जिसको स्नो ईटर कहा गया था, हिम पवन, क्योंकि पूरे रॉकी पर्वतों की हिम बहुत बड़े क्षेत्र में पिघला ले जाती है। यही बिल्कुल सिमिलर काम करती है फयान पवन जो है ये वही सिमिलर काम कर रही है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में टेम्परेचर बहुत कम होता है, पूरा जो है आपके बर्फ से ढका होता है, बहुत खूबसूरत, विश्व का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है स्विट्जरलैंड। लेकिन इस पवन के चलने से, फयान पवन के चलने से जो है आपके यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या हो जाता है, थोड़ी बहुत ठंडक कम हो जाती है। तो जैसे आदमी ठिठुरता रहता है और कहता है बहुत खराब क्लाइमेट है, लेकिन जैसे ही हल्की सी गर्मी होती है तो कहता है नहीं क्लाइमेट बहुत अच्छा हो गया। तो ये क्या करती है, ये अपनी गर्मी से, ये संपीड़न की वजह से इसकी गर्मी हो जाती है जब नीचे उतरती है एल्स पर्वतों के ढालों पे। तो एल्स माउंटेन्स है यहाँ पे, एल्स पर्वतों के ढालों से जैसे ही नीचे उतरती है गर्म हो जाती है, और गर्मी की वजह से स्विट्जरलैंड में जो है आपके बहुत अच्छा क्लाइमेट कर देती है, गर्मी ला देती है। तो क्लाइमेट अच्छा हो जाता है यहाँ पे, और जब गर्म जो आपके यहाँ पर क्लाइमेट हो जाता है तो हल्का गर्म, मतलब कहने का मतलब बहुत ठंड नहीं होती। ठंड तो रहेगी स्विट्जरलैंड में, पूरे स्विट्जरलैंड 12 महीने ठंड रहती है, लेकिन जो आपके एक तरह से
ये पवन जब चलती है तो हल्की सी गर्मी हो जाती है, तो जो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगने लगता है, तो जलवायु को बहुत अच्छा कर देती है, और इसी वजह से इसको जलवायु का स्वर्ग कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? जलवायु का स्वर्ग, या इसी का नाम होता है क्लाइमेटिक ओएसिस। ओएसिस क्यों कहा गया? ओएसिस क्या है? ओएसिस जो है आपके मरुस्थली क्षेत्र में, डेजर्टेड रीजन में, डेजर्टेड रीजन में क्या चीज नहीं होता? किस चीज की डिमांड होती है? पहली चीज वृक्ष की छाया, वृक्ष ही नहीं होता, छाया अगर आदमी दूर दूर तक ढूंढता है नहीं मिलती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पानी नहीं मिलता, तो मरुस्थली क्षेत्र में ना तो छाया मिलती ना पानी मिलता है। तो मरुस्थली क्षेत्र में अगर आप आर्टिफिशियल मीन्स से, कृत्रिम जो है आपके कार्य करके कहीं पर जो है आपके पेड़ पौधे लगा दें, ठंडक हल्की सी वहां पर हो जाए, पानी उपलब्ध रहे ठंडा पीने का, वो क्या हो जाएगी? वो जो है मरुस्थल का स्वर्ग हो जाएगा, मरुस्थल में एक स्वर्ग जैसा काम करेगा। तो उसको ओएसिस का मतलब क्या होता है? ओएसिस जो है आपके मरुस्थल के स्वर्ग को कहते हैं। तो मरुस्थल स्वर्ग मतलब जहां पर ऐसी जगह हो जहां पर जो है तरह से मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो मरुस्थल में जहां पे हरियाली हो, वृक्ष की छाया मिल जाए, ठंडा पानी पीने को मिल जाए, जो कि नहीं होता किसी मरुस्थल में, और कहीं मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? मरुस्थल का स्वर्ग कहलाता है। तो ऐसे मरुस्थल के स्वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओएसिस। तो मरुस्थल का स्वर्ग जैसे ओएसिस को कहा गया, वैसे इसको जलवायु का स्वर्ग कह दिया गया। ओएसिस शब्द इसलिए यूज किया गया है। तो क्लाइमेटिक ओएसिस क्यों यूज कर रहे हैं? जो डेजर्ट वाला ओएसिस है उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर बोला गया है क्लाइमेटिक ओएसिस। तो यहां पर क्या है? इतना अच्छा मौसम हो जाता है कि जैसे स्वर्ग जैसा मौसम हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग यहीं पर है, इतना अच्छा जो है मौसम हो जाता है। तो इसीलिए इसको जलवायु का स्वर्ग, क्लाइमेटिक ओएसिस के नाम से जाना जाता है, जो स्विट्जरलैंड की ढालों पर पवन चलती है। तो ये आपके फयान पवन होती है। और बर्ग पवन जो है, ये बर्ग पवन जो होती है, जैसे हमने आपको बताया, लग्जमबर्ग ये छोटा सा देश है, और जर्मनी, तो लग्जमबर्ग और जर्मनी के क्षेत्र में चलने वाली ये पवन होती है, जो कि बर्ग पवन के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा बोरा पवन, बोरा पवन जो है आपके इस पूरे क्षेत्र में यहां पर चलती है। ये जो देश है इसको पहले यूगोस्लाविया देश कहा जाता था, पहले इसका नाम यूगोस्लाविया था। यूगोस्लाविया टूट गया छोटे छोटे देशों में, बन गया स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, तो ये जो है 3 देशों में कन्वर्ट हो गया, और इसी को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता था? यूगोस्लाविया कहा जाता था पहले। तो यूगोस्लाविया टूट करके 3 नए देशों में कन्वर्ट हो गया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया। तो यहां पर इस तटीय क्षेत्र में यहां पर एक पवन चलती है जिसका नाम होता है बोरा पवन। तो ये ठंडी पवन है जो यूगोस्लाविया के तटों पर चलती थी। तो यूगोस्लाविया पर चलती थी, तो यूगोस्लाविया अब टूट करके क्योंकि स्लोवेनिया, क्रोएशिया और जो है आपके सर्बिया हो गया, तो इसलिए जो है आपके बोस्निया, सर्बिया, तो इसलिए इन तीनों देशों में आपके इस टाइम ये प्रवाहित होती है बोरा पवन। फिर देखिए एक पवन होती है जिसका नाम होता है ब्लिजार्ड। उच्च अक्षांश पे, जैसे पृथ्वी की अगर हम बात करें, 60 डिग्री से जो है आपके लगभग 80 डिग्री तक या 70 डिग्री तक, ये जो क्षेत्र होते हैं अबव 60 डिग्री, ये यहां पर क्या है? बहुत कम तापमान होता है, और ये तापमान कम होने की वजह से इस जगह पर अगर हम लोग देखें, जो यूरोप है, यूरोप के ऊपरी भागों में ये पवन होती है, यूरोपियन ऊपर कंट्रीज इवन, और यहां सब ये जो है ये पूरा ऊपरी भागों में ऐसे पवन चलती है, तूफानी पवन, गरज चमक के साथ तूफानी पवन होती है जो कि यहां पर चलती है। और ये पवन क्या होती है? ये जैसे आपके यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड का क्षेत्र है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया है ऊपरी भाग में, ये सब जितने भी देश होते हैं इन सभी में चलने वाली ये पवन होती है जो कि यहां पर जानी जाती है। तो ये जो है
यूरोपियन कंट्रीज में चलने वाली ठंडी पवन है जिसे ब्लिजार्ड कहा जाता है। तो ये ब्लिजार्ड का जो है आपके नाम दिया। ब्लिजार्ड क्या है? ये है जो है आपके ओले वाला तूफान। ब्लिजार्ड मतलब होता है ओले वाला तूफान, जिसमें गरज चमक के साथ तूफानी बारिश होती है, बड़े बड़े ओले गिरते हैं, गरज चमक के साथ बिजली गिरती है। तो ये जो है आपके ब्लिजार्ड, तो ये जो है आपके एक तरह से जो है हिम वाला तूफान होता है जो कि यहां पर पाया जाता है। तो अब ब्लिजार्ड पवन जो आपके यहां पर कहा जा रहा है, तो ब्लिजार्ड तूफान है और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह जो के नाम से जाना जाता है। अभी इस तरफ क्या है? यूरोप। यूरोप के इस तरफ आए, यहां पे देखें, ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा टैगा प्रदेश है, यहां पर ये चलता है, ये है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड ठंडी पवन होती है जो कि यहां पर चलती है। तो यूरोप के ऊपरी भागों में इसका नाम ब्लिजार्ड होता है। इसी तरह से कनाडा में इसी तूफान को कहा जाता है नॉर्दर्स। कनाडा में इसी को क्या कहते हैं? नॉर्दर्स। और रूस में, रूस के साइबेरिया क्षेत्रों में इसी को कहा जाता है बुरान। अभी चाइना के क्षेत्र में यहां पे कारा बुरान चलती है, ये बुरान है। तो वही तूफान हिम वाला तूफान होता है, तो वो यूरोप में ब्लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। तो ब्लिजार्ड है। कनाडा में नॉर्दर्स के नाम से जाना जाता है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में इसी को बुरान के नाम से जाना जाता है। तो ये बुरान हो जाती है पवन जो कि आपके यहां पर जानी जाती है। तो इसी पवन को यहां पर बताया जा रहा है यूरोप में कि ये ब्लिजार्ड के नाम से जानी जाती है, जो ठंडी पवन होती है। और उसी तरह से पुर्गा पवन भी ठंडे प्रदेशों में और इसके ऊपर और ठंडे प्रदेशों में चलती है। और ठंडे प्रदेशों में मतलब ये ऊपरी भाग में और नीचे जो है आपका एंटार्क्टिका जो है। तो पुर्गा जो है अत्यंत ठंडी पवन है जो है आपके टुंड्रा क्षेत्र में चलती है। तो अब देखिए दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है टैगा क्षेत्र, एक होता है टुंड्रा। ये भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। क्या है ये? अक्षांश में अगर आप देखें तो 60 से 75 डिग्री तक ये होता है टैगा क्षेत्र, और 75 से 90 तक जो क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है टुंड्रा क्षेत्र। तो टैगा क्या है? 60 से ये वाला जहां पे नॉर्दर्स और ब्लिजार्ड चल रही है, और टुंड्रा क्षेत्र में 75 से 90 तक टुंड्रा क्षेत्र में चलती है पुर्गा पवन, जो कि ऊपरी भाग में ग्रीनलैंड और कनाडा के उत्तरी द्वीपों में और खास तौर से कहां पे? एंटार्क्टिका में चलती है। तो एंटार्क्टिका में चलने वाली ठंडी पवन है पुर्गा। तो पुर्गा पवन जो होती है टुंड्रा में चलती है। तो ये टाइगा टुंड्रा का मतलब क्या हुआ? टाइगा का मतलब होता है ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, जो कि सेमी डेजर्ट होता है, डेजर्ट नहीं, सेमी डेजर्ट। और टुंड्रा का मतलब क्या होता है? टुंड्रा का मतलब ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट ये है, कोल्ड सेमी डेजर्ट ये है। तो ये मरुस्थल है, डेजर्ट है। मरुस्थल किसको कहा जाता है? हर वो जगह, कोई जरूरी नहीं कि मरुस्थल के मतलब जो है जहां बालू है, जहां तक टेम्परेचर हो, जो तपता हो, उसको कहते हैं। हर वो जगह, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो, क्योंकि डेजर्ट ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। तो मरुस्थल हर वो जगह है जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। लेस देन 50 सेंटीमीटर वर्षा जहां जहां होती है वो सब मरुस्थल है। तो ऊपर के भाग में अगर आप देखेंगे, पूरा पूरा कनाडा मरुस्थल है, पूरा ग्रीनलैंड मरुस्थल है, पूरा रूस का साइबेरिया क्षेत्र मरुस्थल है, पूरा एंटार्क्टिका मरुस्थल है, कंप्लीट डेजर्ट है। तो जो आपका पुर्गा क्षेत्र, पुर्गा पवन है, ये पुर्गा पवन जो चल रही है वो आपके एंटार्क्टिका में चल रही है और कुछ ऊपरी द्वीपों में, टुंड्रा क्षेत्र में। और टैगा क्षेत्र में ब्लिजार्ड, बुरान और नॉर्दर्स के नाम से जानी जा रही है। ब्लिजार्ड के नाम से जानी जाती है मेनली जो है आपके यूरोपियन कंट्रीज में, इसी को बुरान कहा जाता है आपके एक तरह से रूस में, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, और नॉर्दर्स कहा जाता है आपके कनाडा के क्षेत्र में। तो ये जो है आपके पुर्गा पवन जिसके बारे में हम बता रहे थे, तो ये कहां है? एंटार्क्टिका में चल रही है ठंडे पवन, टुंड्रा क्षेत्र में।
टैगा टुंड्रा क्लियर हो गया, टुंड्रा मतलब कोल्ड डेजर्ट, पूरा कंप्लीट डेजर्ट जो है बहुत ठंडा, और टैगा प्रदेश क्या होता है, ये क्या होता है सेमी डेजर्ट, ठंडा सेमी डेजर्ट, तो कोल्ड सेमी डेजर्ट, तो वो जो है आपके टैगा क्षेत्र हो जाता है। तो ये जो है आपके पूर्व प्रदेश, पूर्व का जो है पवन होती है, यहां पर चलती है। अब देखिए कुछ पवने हैं जो कि यहां से अगर हम देखें तो काराबुरान, जैसे हमने कहा काराबुरान और कैटाबैटिक, ये चीन के क्षेत्र में चलने वाली, अभी हमने आपको बताया, तो काराबुरान पवन होती है जो कि आपके इस तरह से गर्म पवन है, जो कि आपके काराबुरान के नाम से आ जाती है, चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में चलने वाली ये पवन होती है, चीन के क्षेत्र। और यहीं पर है चीन में तारिम बेसिन नामक क्षेत्र है, वहां पर चलती है ये कैटाबैटिक पवन। तो काराबुरान और कैटाबैटिक पवन जो होती है ये गर्म पवने हैं जो कि इस क्षेत्र में यहां पर चलती है। यामू पवन जापान में चलने वाली गर्म पवन है, जो कि क्यूरोशियो जलधारा आपने पढ़ा था, क्यूरोशियो गर्म जलधारा के कारण ये जाती है जापान में, टेम्परेचर को बढ़ाती है। बेगी और बूगी पवन जो होती है ये चलती है आपके फिलीपींस देश में, फिलीपींस देश में चलने वाली ये चक्रवाती पवन होती है, साइक्लोनिक विंड होती है, ये चक्रवात लाती है। तो बेगी और बोगी नाम के चक्रवात, अभी जब चक्रवात आएगा साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स में भी आप इनको पढ़ेंगे, बेगी और बोगी, तो ये आपके जो है आपके एक तरह से तूफान लाती है। कोइम्बैंग क्या होती है, ये ऐसी पवन है जो इंडोनेशिया के द्वीपों में चलती है, खास तौर से सुमात्रा और जावा द्वीप पर, और यहां पर होती है तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती को, ये बहुत गर्म पवन है, तंबाकू की खेती को सुखा देती है, सड़ा देती है, खराब कर देती है, तो तंबाकू की खेती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ये कोइम्बैंग। तो कोइम्बैंग जो पवन होती है ये इंडोनेशिया के क्षेत्र में चलने वाली पवन होती है जो तंबाकू की खेती को जो है नुकसान पहुंचाती है। लू आप जानते हैं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र और पाकिस्तान में चलने वाली ये पूरी पवन होती है जो कि आपके लू के नाम से जानी जाती है। ये पूरा क्षेत्र जो है आपके लू का होता है, जो गर्म शुष्क पवन होती है, अप्रैल मई माह में चलती है। आप जानते हैं जून माह में जब मानसून आता है, लू खत्म हो जाती है, तो अप्रैल मई माह में चलने वाली गर्म पवन होती है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर जानी जाती है। काल बैसाखी भी लू की तरह गर्म पवन है, लेकिन वो चलती है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में गर्म पवन, लू की तरह से गर्म पवन जो चलती है वो काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है। और ये काल बैसाखी जो पवन होती है ये बिल्कुल सिमिलर होती है किसके पवन के, अभी आ रहा है, हम लोग पढ़ते हैं जो है इसमें। तो काल बैसाखी को अभी फिर से हम लौटेंगे, जब ये पवन किसके सिमिलर है उसको पढ़ लेंगे। मैंगो शावर क्या है, उत्तरांचल में जो है आपके एक ब्लॉसम शावर होती है, और मैंगो शावर कर्नाटक केरल के क्षेत्र में। वृष्टि छाया क्षेत्र जिसको कहा जाता है, अगर कोई पर्वतीय ढाल है, हमने आपको बताया, तो एक और जो है आपके जो जिधर की तरफ से समुद्र से हवा की जाती है आर्द्रता युक्त, वो इधर बारिश करती है 100% आर्द्रता हो जाने पर। तो पर्वतीय एक ढाल पे खूब बारिश होती है, लेकिन यही पवन जब दूसरी तरफ उतरती है तो गर्मी की वजह से एक्सपैंड कर जाती है और इसकी आर्द्रता और कम हो जाती है, तो जितनी वर्षा की क्षमता रहती है वो भी खत्म हो जाती है, संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो पर्वतीय एक ढाल पर मूसलाधार बारिश होती है और दूसरी ढाल पर सूखा पड़ जाता है। तो जहां पर मूसलाधार बारिश होती है पर्वतीय ढाल पर, उसे कहा जाता है वृष्टि क्षेत्र, तो रेन रीजन। और दूसरी ढाल, उसके पर्वत के विपरीत ढाल जहां पर सूखा पड़ रहा है, उसे कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया, रेन शैडो रीजन। तो रेन रीजन ये है, उसका रेन शैडो रीजन ये हो गया। तो बारिश वाला क्षेत्र, बिना बारिश वाला क्षेत्र, रेन शैडो रीजन हो गया। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यहां पे पश्चिम बंगाल जो है आपके ये पश्चिम में पश्चिम घाट है, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के पश्चिमी ढालों पर मूसलाधार बरसर बारिश होती है, वृष्टि क्षेत्र है। लेकिन जब पवन उधर की तरफ उतरती है तो सूखा पड़ जाता है, एकदम बारिश नहीं होती। तो कर्नाटक का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, रेन शैडो रीजन, जहां पे बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र में एक गर्म पवन चलती है, बहुत ही ज्यादा गर्म पवन। और ये गर्म पवन जो चलती है ये अपनी गर्मी से जो है आपके, ये कहा जाए अपनी गर्मी से आम पका देती है, आम के मौसम में आम पका देती है अपनी गर्मी से, और जिसकी वजह से आम की बारिश होने लगती है।
तो आम की बारिश होती है इस गर्म पवन के चलने से। जैसे हम लोगों के यहाँ आंधी आती है तो आंधी में आप देखते हैं ढेर सारे आम टूट करके अपने आप गिरने लगते हैं और अगले दिन खूब बिकते हैं हरे हरे आम। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके क्षेत्र है यहां पर क्या है कि गर्म पवन है, कर्नाटक के वृष्टि छाया क्षेत्र में ये आम को पका देती है और आम की बारिश होती है। इसलिए इस पवन का नाम है मैंगो शावर, आम्र वर्षा। शावर किसको कहा जाता है? तेज बारिश को। जब तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, तो हम लोग क्या कहते हैं? इट इज शावरिंग। तो नहीं कहते हैं लोग, तो इट इज शावरिंग। तो क्या हो जाएगा? तो उसी से बना है। तो मैंगो शावर जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो ये क्या है? आपके आम्र वर्षा। तो इसका वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। आम्र वर्षा क्यों करे? आम की बारिश हो रही है। तो यहां पर क्या है? ये पवन अपनी गर्मी से आम की बारिश करती है। उसी तरह ब्लॉसम शावर होता है। ब्लॉसम मतलब क्या होता है? फूल, फ्लावर्स, और शावर मतलब होता है बारिश। तो यहां पर क्या है? उत्तरांचल की बेल्ट में यहां पर ऐसा मौसम होता है जो आपके घाटी वाले क्षेत्र है, नैनीताल का जो पूरा बेल्ट है, उसमें अगर आप देखें सुबह के समय अगर निकल करके जाए पेड़ों में, सड़कों पे अगर जाए, दोनों तरफ सड़कों के ढेर सारे पेड़ लगे रहते हैं और सब में फूल रहते हैं। हल्की हल्की पवन चलती रहती है, फूल गिरते रहते हैं। सड़क पे अगर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे दोनों तरफ फूल गिरे पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी के वेलकम के लिए फूल बिछाए गए हो। तो बहुत जो है आपके एक तरह से खूबसूरत नजारा होता है ऐसी जगह पे। तो फूलों की बारिश होती है इन जो है चलने वाली ठंडी पवनों की वजह से। तो उत्तरांचल के बेल्ट में एक ठंडी पवन चलती है जो आपके फूलों की बारिश करती है, उसे हम ब्लॉसम शावर के नाम से जानते हैं। तो ब्लॉसम शावर उसी को कहा जाता है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर जो है कहा जाता है। और सिमूम और शामल हमने आपको बताया ही है कि जो सिमूम जो है कुर्दिस्तान में, इराक ईरान सीमा पे, और शामल जो है वो इराक में चलने वाली गर्म पवन है। वो तो उसी टाइम बताया था जो कि टूनिशिया देश में जब हम लोग वो पवन पढ़ रहे थे। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में एक पवन होती है ब्रिक फील्डर या ब्रेक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर या ब्रेक फील्डर कहा जाता है इसे। पूरे मैदानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म पवन के रूप में जानी जाती है इसे। और एक इसी तरह की गर्म पवन नॉर्वेस्टर होती है जो न्यूजीलैंड में चलती है। नॉर्वेस्टर क्या है? ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये पवन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ऐसे आती है। तो ये अधिकांशता कैसे चलती है? ऐसे चलती है। ऐसे तो जो है आपकी स्थानीय पवनों की कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन अधिकांशता ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से आती है। और जब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से आती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, तो नॉर्थ वेस्ट मिला करके नॉर्वेस्टर बना है। तो नॉर्थ और वेस्ट को मिला करके नॉर्वेस्टर बनाया गया है। तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से क्योंकि आती है, इसलिए इसका नाम नॉर्वेस्टर है। और ये नॉर्वेस्टर जैसे चलती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, बिल्कुल सेम वे में अब हम फिर वापस आ रहे हैं काल बैसाखी पर। पश्चिम बंगाल में चलने वाली लू की भांति गर्म पवन जो आपके पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में चलती थी काल बैसाखी, वो भी बिल्कुल न्यूजीलैंड में चलने वाली जो है आपके नॉर्वेस्टर की भांति होती है। ये भी ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आती है, तो इसलिए इसको भी नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो भारत की नॉर्वेस्टर अगर कहा जाए किसको कहते हैं, तो वो कहा जाता है काल बैसाखी को। जबकि नॉर्वेस्टर पवन कहां की है? नॉर्वेस्टर है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में चलने वाली पवन है। लेकिन अगर कहा जाए भारत की नॉर्वेस्टर किसको कहते हैं, तो वो काल बैसाखी को कहते हैं, क्योंकि ये काफी कुछ सिमिलर है उस नॉर्वेस्टर पवन के। तो इसलिए काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर पवन दोनों लगभग सिमिलर हो जाती हैं, एक जैसी जो है आपके एक तरह से बिहेवियर रहता है इनका, एक जैसी होती है। तो काल बैसाखी को ही हम लोग नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो मुख्य पवन है वो आपके ब्रिक फील्डर है, ब्रिक फील्डर पवन होती है जो मैदानी क्षेत्र में चलती है। और नॉर्वेस्टर पवन जो होती है ये आपके न्यूजीलैंड की जो है मुख्य पवन होती है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो विश्व में इस तरह की ढेर सारी पवनें हैं जो आपके चलती हैं, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, अलग अलग उनके जो है आपके कार्य हैं। और उस आधार पर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी पवनें ऐसी हैं जिनका अपना अपना अलग अलग इफेक्ट है, और जिसकी वजह से उसको उन्हीं की वजह से, उसी इफेक्ट की वजह से उनको जाना जाता है। तो ये टॉपिक हो जाता है जो कि संबंधित होता है किससे? लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड से।